हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों कि जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो 20 अगस्त को होना तय है। तो अब आपका समय बहुत 10-12 दिन ही मुश्किल से बचे हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। इसलिए आप जो एक हफ़्ता, मान लीजिए एक हफ़्ता 10 दिन ही बचा है, तो उसके अंतर्गत आज हम आपको ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे, जिसमें कि ईवीएस से जो 15 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं पेडागॉजी को छोड़ के, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आज का हम जो सेशन शुरू करेंगे उसको एक मोटिवेशन क्वेट से शुरू करते हैं कि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो हमारा मोटिवेशन क्वेट क्या है कि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। क्योंकि जैसे कि आप देखे होंगे, आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए, ये यहाँ आपको मान लीजिए लक्ष्य है या ये, तो यहाँ से चढ़ने के लिए तो बहुत लोग आएंगे। कोई यहाँ रुक जाता है, कोई यहाँ रुक जाता है, कोई यहाँ भी रुक सकता है, लेकिन जो यहाँ रुक जाएगा उसे लक्ष्य थोड़ी ना मिलेगा। जो लास्ट तक जाएगा उसे ही तो अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जो कभी ना हार मानते हैं उन्हें ही एक दिन बड़ी जीत मिलती है, वही सफल होते हैं। चलिए फिर अब सेशन को शुरू करते हैं इसी क्वेट के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किसी पशु में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसी की पत्तियां खाता है, और यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो बताइए, इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि यह सब गुण किसके हैं? यह स्लॉथ के होते हैं ना। स्लॉथ ही तो होता है जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता। वह इतना आलसी होता है कि 17 घंटे दिन का सोता है और उल्टा लटक के सोता है। वह 40 वर्ष जीवित रहता है, जिसमें से 8 वृक्षों को बदलता है। ध्यान रखिएगा, 8 वृक्षों को बदलता है। इसमें लिखा गया है कि यह भालू जैसा दिखता है, एक दिन में लगभग 17 घंटे का समय व्यतीत करता है। वे उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। लगभग 40 साल तक जीवित रहता है। उस समय में वे केवल 8 पेड़ों को चारों ओर घूमता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि केवल 8 पेड़ों के चारों ओर ही वह घूमता है। ये देखिए स्लॉथ का ये चित्र बना है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के शुष्क, समतल और शीत मरुस्थल निम्न में से किन स्थान पर पाए जाते हैं? बताइए, भारत के शुष्क, समतल और शीत मरुस्थल निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? मनाली में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत में, या लद्दाख में? बताइए। ध्यान रखिएगा, शीत मरुस्थल तो पूछ रहे हैं लेकिन शुष्क भी होना चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर लद्दाख जो है वह सही उत्तर आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है, आप देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी कि भारत का शीत मरुस्थलीय सांस्कृतिक परिदेश उत्तर में हिमालय और लद्दाख तक फैला है। शीत मरुस्थलों में ग्रीष्मकालीन समय गर्म, लेकिन शीतकाल में ठंडा होता है। तो ग्रीष्मकाल में यहाँ थोड़ी बहुत धूप निकलती है। तब मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ जो फलियाँ वगैरह, फल वगैरह होते हैं, जो मिर्च आदि होती है, उसको सुखा लिया जाता है ताकि ठंड में, शीतकालीन में यूज हो सके। तो यहाँ गर्म होती है गर्मी में, लेकिन शीतकाल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ये शुष्क होते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि छायावृष्टि प्रदेश में आ जाते हैं। छायावृष्टि प्रदेश का क्या मतलब होता है? मान लीजिए पर्वत है तो हवा जो यहाँ से आके यहाँ टकराएगी ना, हवा यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी, यहाँ तो वर्षा कर देगी। लेकिन जो यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यहाँ तो हवा आ नहीं रही है क्योंकि यहीं से टकरा जा रही है। तो ये जो छाया पड़ जा रही है इस पर्वत की, इसे छायावृष्टि से क्षेत्र कहते हैं। इसलिए यह शीत और शुष्क होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक स्थान में निम्न के साथ उस क्षेत्र को बनाए जाने वाले समान घरों में सही विवरण दीजिए। बताइए, राजस्थान में कैसा घर बनाया जाता है? आपको पता होगा ना, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। असम का कैसे होता है? असम का घर कैसे बनाया जाता है? बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं असम में। अब मनाली में क्या होता है? पत्थर और लकड़ी से बने, मनाली में ढालू छत होते हैं। ध्यान रखिएगा, पत्थर से मनाली में छत बनते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए छत जो होता है ढालू होता है कि बर्फ़ नीचे गिर सके। और लद्दाख में पत्थर के बने फर्श होते हैं जिनके घर, फर्श और छतें लकड़ियों की बनी होती हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान में हाउस मेड ऑफ मड होता है। दीज हाउसेस आर फाउंड इन हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान इन विलेज। तो राजस्थान में जो कच्चे घर पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। इन डिजर्ट ऑफ राजस्थान के मरुस्थल में ये क्या करते हैं? एक एक्सेसिव हीट होती है, जो अत्यधिक गर्मी होती है उससे जो है बचाते हैं। जो मिट्टी की वॉल बनी होती है वो क्या करती है? एक्सेसिव हीट को अवशोषित कर लेती है और हमें बचाती है गर्मी से। इसलिए क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है इसलिए वहाँ कच्चे घर बनाए जाते हैं। रूफ्स आर मेड अप ऑफ फॉडर एंड बुशेस। तो रूफ जो छतें होती है झाड़ियों से बनी होती हैं, जिसमें वुड ऑफ असेसिया या कीकर के जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी यूज की जाती हैं, जो
इंसेक्ट जो इंसेक्ट से अच्छा करती है, मतलब ये इन लकड़ियों पे कीड़े नहीं लगते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ये मिमोसा की लकड़ियाँ होती हैं, कीकर की लकड़ियाँ होती हैं, इन पे कीड़े नहीं लगते, इसलिए छतों पर इनका यूज होता है। और वुड और बैम्बू पे कहाँ बनता है, मैंने आपको बताया कि असम में बनता है। असम में चूंकि बारिश अधिक होती है इसलिए वुड पे खड़े करते बनाया जाता है, इसलिए हैवी रेन के कारण प्रश्न यही बनता है, हैवी रेन के कारण यहाँ ऐसा होता है। स्टोन पे कैसे बनता है, जो हिली डिजर्ट मैंने आपको बताया, चूँकि वर्षा जहाँ होती है, जैसे कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख में स्टोन हाउस बनते हैं और अदर हिली डिजर्ट में बनते हैं। हाउस ऑफ 2 फ्लोर होते हैं, ये 2 तल्ले मकान होते हैं। ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो नीचे रहने लगते हैं, जहाँ जानवर आदि बांधे जाते हैं वहीं लोग रहने लगते हैं जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। ये पत्थरों से बनाए जाते हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा आ ना सके। ये थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइव से कोटेड कर दे सकते हैं, जो मिट्टियों आदि से इनकी कोटिंग कर दी जाती है, ध्यान रखिएगा। स्टोन से कहाँ बनते हैं, लेह लद्दाख में स्टोन से बनते हैं। स्टोन में लेह लद्दाख से अच्छे पत्थर होते हैं। जो ऊपर मैंने बताया वो हिमाचल प्रदेश आदमी, जहाँ शुष्क प्रदेश तो होते ही हैं, सॉरी ठंड प्रदेश तो होते हैं लेकिन वर्षा भी होती है, इसलिए वहाँ ढालूदार छत बनते हैं। लेकिन इसमें लेह लद्दाख में ग्राउंड फ्लोर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और जानवरों को रखा जाता है, और जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तो व्यक्ति भी ग्राउंड फ्लोर पे ही आ जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे इसमें व्यक्ति रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो होता है खिड़कियाँ नहीं होती, गर्म रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर को वो खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती, और जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो व्यक्ति भी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं, मैंने आपको बताया। और वेजिटेबल और जो सब्जियां और फल होते हैं उन्हें छत पर सुखाया जाता है। हाउस मेड ऑफ स्टोन एंड वुड, तो ये हिली एरिया बनाए जाते हैं जहाँ वर्षा और बर्फ़ दोनों गिरते हैं। जो ये ढालूदार छत बताया मैंने, ये कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ वर्षा और स्नोफॉल बर्फ़ दोनों गिरती है, तो इसको मैंने आपको बताया था। कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में, मनाली में, श्रीनगर में ऐसे घर बनाए जाते हैं। हाउस मेड ऑफ स्टोन वुड, हाउसेस इन श्रीनगर डिस्प्ले ब्यूटीफुल कार्विंग ऑफ वुड ऑन द सीलिंग हाउस। मेहराब, तो मेहराब कला, श्रीनगर में मेहराब कला का यूज होता है घर बनाने में, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें उतना है नहीं कुछ, मैंने आपको स्टोन एंड वुड से बता दिया कहाँ घर बनता है, ठंड प्रदेशों में बनता है। इसमें उतना प्रश्न यही बनता है कि शीत प्रदेशों में कैसे घर बनते हैं, तो आप बता दीजिएगा। अगर प्रश्न बनेगा श्रीनगर में क्या खास विशेषता पाई जाती है, तो मेहराब कला का यूज होता है उसमें। हाउस बोट, अब चलते हैं हम हाउस बोट के बारे में जानते हैं। हाउस बोट आर मेड ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर, तो ये लकड़ी की बनी होती हैं और ये जो है 80 फीट लंबी और 8 से 9 फीट चौड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये 80 फीट लंबी होती हैं, ये चित्र आप देख लीजिए कितनी लंबी है, तो और 8 से 9 फीट चौड़ी होती हैं। ये क्या है, हाउस बोट कहलाती है, ध्यान रखिएगा। दीज हाउस बोट है ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग, इसमें जो है नक्काशी बहुत सुंदर की गई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ख़त्म बंद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये संप्रत्यय है कि ख़त्म बंद पूछा जाता है, हर बार प्रश्न बनेगा ख़त्म बंद क्या है। लगभग चूंकि अब इस बार एक ही सेट बनेगा तो इसके आने के चांसेस 99% है कि ख़त्म बंद क्या है। तो ख़त्म बंद जो हाउस बोट पे नक्काशी की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम ख़त्म बंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दीज हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर, ये कश्मीर और केरल में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर और केरल में पाई जाती हैं। अब चलिए कुछ देखते हैं हाउस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रीजन, क्षेत्रों के आधार पर घर देख लेते हैं। डोंगा इसमें पहला बिंदु है। डोंगा जो है वो जल पे रहने वाली नावों को कहा जाता है, जो डल लेक कश्मीर में जो नाव पाई जाती है उन्हें कौन सा नाव कहा जाता है, उन्हें डोंगा नाव कहा जाता है। तो कश्मीर में जो घर होते हैं उसमें मतलब कश्मीर में व्यक्तियाँ डोंगा नाव पे रहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत अच्छे नक्काशी होती है और घर बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, घर की तरह कंपार्टमेंट बना होता है। इग्लू, बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में एस्किमो प्रजाति जहाँ रहती है वहाँ इग्लू बनाया जाता है और ये ओवल शेप्ड में होता है जैसे कि इसमें दिखाया गया है, और बहुत छोटे होते हैं। एस्किमो इसमें रहते हैं और स्नो इज़ यूज्ड बिकॉज द एयर पॉकेट्स ट्रैप, तो इसका बर्फ़ का इसमें यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो वायु है वो ट्रैप्ड हो जाती है और इंसुलेटर का काम कर देता है बर्फ़ जो, तो वायु है जो आर पार नहीं जा पाती है। जैसा कि ऊन का काम होता है वायु को रोक लेना, वैसे ही बर्फ़ भी ऐसा ही काम करता है। और इसके जो अंदर वाली परत होती है उसमें चमड़ी लगाई जाती है जानवरों की और उनके बाल लगाए जाते हैं ताकि वह गर्म रह सके। आगे देखते हैं, अब इसका हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मनाली, यहाँ पर तिरछी छतें के साथ पत्थर लकड़ी के घर बनाए होते हैं, मैंने बताया बर्फ़ चूँकि वहाँ बहुत गिरती है। राजस्थान में मिट्टी के घर बने हैं और छतें कांटेदार झाड़ियों से बनी होती हैं। असम में बांस के खंभों पे घर बनता है और लद्दाख में लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत के साथ पत्थरों पे घर होते हैं। अब प्रश्न बना है कि दी गई सब्जियों में से किन 4 सब्जियों में बीज होते हैं, बताइए किन 4 सब्जियों में बीज होते हैं। चलिए देखते हैं, टमाटर में, आलू में, प्याज में, भिंडी में, करेला में, खीरा में। तो बताइए टमाटर में होते हैं, बिल्कुल टमाटर में होते हैं, आलू में नहीं होते ना, प्याज में नहीं होते, भिंडी में होते हैं,
करेला में होते हैं और खीरी में होते हैं। तो 1, 4, 5, 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज उगाने का सही कार्यक्रम क्या होता है, बताइए। प्याज उगाने का सही कार्यक्रम क्या होता है? खेत की जुताई की जाती है और बीज बोए जाते हैं, फसल को पानी देना होता है, ज़मीन को साफ़ किया जाता है, प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते काटते हैं और फसल काटी जाती है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पहले क्या किया जाता है? पहले ज़मीन को साफ़ किया जाता है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे? ज़मीन को साफ़ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद खेत की जुताई करेंगे, साफ़ करने के बाद 3-1, उसके बाद फसल को पानी देंगे, उसके बाद बीज बोने के बाद फसल को पानी देंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे फसल काटेंगे, फिर प्याज के जो सूखे पत्ते बनते हैं, जो ऐसे जो ये प्याज होता है, ये सूखे पत्ते होते हैं, ये सूख जाते हैं तो इनको आप काट देते हैं। तो ये है इसका कालक्रम। अब प्याज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको चलिए देखते हैं। प्याज जो है वह जुलाई महीने में बोया जाता है, ध्यान रखिएगा, प्याज जुलाई महीने में बोया जाता है। खूंटी क्या होता है? खूंटी एक अस्त्र है, खूंटी दिखाएंगे अभी इसमें। खूंटी ये देखिए, खूंटी ये बनी है, खूंटी ये होता है, इसमें एक लोहे की छड़ लगी होती है और इसका यूज क्या है? मिट्टी खोदने में और उसे नरम बनाने के लिए किया जाता है। कुरीगे, ये कुरीगे बना है, कुरीगे क्या किया जाता है? उसके बाद जब मिट्टी नरम कर दी जाती है खूंटी की सहायता से, तो बैल जो है कुरीगे को खींचते हैं और एक व्यक्ति पीछे जो है प्याज के बीज छिड़कता है। तो यहाँ से प्याज का छिड़काव होता है और बैल यहाँ से खींचते हैं इसको। तो इस तरह बोया जाता है प्याज का बीज की सही मात्रा से नियमित दूरी पर गिराना आवश्यक है। तो बीज को सही मात्रा के बीच में गिराना आवश्यक होता है। और प्याज के पौधे लगभग 20 दिन में अंकुरित होने लगते हैं, ध्यान रखिएगा, प्याज के पौधे 20 दिन में अंकुरित होने लगते हैं। और ये इलिंगे क्या होता है? इलिंगे होता है जो प्याज की पत्तियाँ होती हैं, ये मान लीजिए प्याज का फल हो जाएगा, तो प्याज की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें जो अलग करने का जो औजार है वह इलिंगे कहलाता है। कुरीगे से बीजें बोए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और मिट्टी को नरम किससे किया जाता है? खूंटी से किया जाता है। छठा है कि प्याज के पौधे के सभी खरपतवार भी आ सकते हैं। खरपतवार को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है, खरपतवार को हटा दिया जाता है। और सारे पानी, अगर उन्हें नहीं हटाएंगे तो सारे जो खाद पानी होंगे वो पौधे में के साथ साथ उन जो खरपतवार होंगे वो उनको भी मिल जाते हैं। इसलिए पहले खरपतवार हटाया जाता है, उसके बाद खाद पानी डाली जाती है। यदि बहुत अधिक खरपतवार होंगे तो प्याज के पौधे स्वस्थ नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। जब प्याज के पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं तो प्याज निकाल लिया जाता है। तो प्याज कब निकाला जाता है? जब प्याज के पौधे की पत्तियां जो हैं पीली होकर सूखने लगती हैं। प्याज देर से निकले तो प्याज ज़मीन में ही सड़ जाता है। अगर प्याज, चूँकि प्याज को ज़्यादा नमी में रहना नहीं रखा जाता है, तो इसलिए प्याज अगर देर तक ज़मीन में रहेगा तो वह सड़ने लगेगा। इसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते को काटने के लिए इलिंगे का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको बताया कि इलिंगे का इस्तेमाल होता है प्याज के बोरे में भरकर बाजार में बेचने के लिए। लास्ट स्टेप तो यही होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अगला बिंदु है कि भारत में एल्युमिनियम एश्क कहाँ पाया जाता है? तो भारत में एल्युमिनियम एश्क कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में तो सोना पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में एल्युमिनियम एश्क कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला बिंदु है कि निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? मणिपुर है? नहीं, राज्य है। मेघालय नहीं है, असम नहीं है, जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 2019 में एक कर दिया गया था। उसके बाद लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर दिल्ली और लद्दाख, ध्यान रखिएगा। ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुरुख किस राज्य की भाषा है? बताइए कुरुख किस राज्य की भाषा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। बताइए कुरुख किस राज्य की भाषा है? तो कुरुख झारखंड की भाषा, ध्यान रखिएगा। कुरुख जो है वह झारखंड की आदिवासी भाषा है। कुरुख जो है, अब आगे इसके बारे में कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। कुरुख भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के लगभग 10 लाख उरांव और किसान आदिवासियों लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। तो यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है और ये झारखंड मुख्यतः रूप से और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और असम में भी आदिवासियों लोगों द्वारा बोली जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुरुख, इसके बारे में कुछ और दिया गया है। कुरुख जो है वह द्रविड़ परिवार की भाषाओं के उत्तरी द्रविड़ समूह से संबंधित है, ध्यान रखिए। इस भाषा को यूनेस्को की लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में अति संवेदनशील का दर्जा मिला, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकता है कि कुरुख भाषा को यूनेस्को की लुप्तप्राय भाषाओं की सूची में अति संवेदनशील का दर्जा दिया गया, मतलब एकदम लुप्तप्राय होने वाली है ये भाषा। अगला बिंदु है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। अब चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं
कि मधुमक्खी जो है वह लीची के जो फल होते हैं, लीची के जो फूल होते हैं उन पर अट्रैक्ट होती हैं, उनके रस चूसने के लिए अट्रैक्ट होती हैं। और ये क्या करती हैं, अक्टूबर से दिसंबर में अपने अंडे देती हैं। ध्यान रखिए, जो मधुमक्खियाँ होती हैं अक्टूबर से दिसंबर में अपने अंडे देती हैं। और ये जो है इसलिए जो मधुमक्खी पालन का बहुत ही अच्छा समय होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर में चूँकि मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं इसलिए यह सबसे अच्छा समय होता है। और सभी जो झुंड होते हैं उसमें क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है, ध्यान रखिएगा, जिसका काम क्या होता है, अंडे देना। सभी झुंड में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम अंडे देना होता है। और जो अधिकतर होंगी वो क्या होंगी, जो कर्मचारी वाली मधुमक्खी होती हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकतर मधुमक्खियाँ कर्मचारी होती हैं। ये क्या करती हैं, रस निकालती हैं। और मेल जो मधुमक्खी होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मेल जो मधुमक्खी होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। अब ए ने उत्तर दिशा में अगला प्रश्न दे दिया गया है। एक ने उत्तर दिशा में 100 मीटर चलना शुरू किया, फिर वह पश्चिम दिशा में 75 मीटर चला। चलिए देखते हैं। ए ने उत्तर दिशा में 100 मीटर चला, फिर वह पश्चिम दिशा में 75 मीटर चला, फिर दक्षिण दिशा में 100 मीटर चला। फिर क्या किया, दक्षिण दिशा में वह 100 मीटर चला गया। अब प्रारंभिक बिंदु ए से कितने स्थान पे, तो वह 75 मीटर कहाँ होगा, 75 मीटर पूर्व में ही तो होगा। जो ये डिस्टेंस उतनी यही डिस्टेंस होगी, क्योंकि जब ये डिस्टेंस बराबर है तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी अपने आप। तो 75 मीटर, इस साइड कौन सी दिशा होती है, ईस्ट होती है, तो 75 ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ट्रेन 5 जून 2020 को 4:15 बजे शुरू हुई और 7 जून 2020 को 3:15 बजे वाई पर पहुंची। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 2640 किलोमीटर है। तो ट्रेन की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो 5 जून से चली है, ठीक है, 5 जून से 7 जून पर चली है। तो मान लीजिए 5 जून को 00 बजे चली है और 7 जून को 00 बजे पहुंची है, तो कितना हो जाएगा, 48 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। लेकिन 7 जून को वह 3:15 पे पहुंची है, तो 3:15 और जोड़ देंगे, 3:15 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 8 3 11 और ये 51 आवर 15 मिनट हो जाए। और लेकिन 5 जून को 00 से 4 घंटा 15 मिनट बाद चली थी, तो इतना हमें घटाना होगा ना। तो 51 15 से हमें कितना घटाना होगा, 51 15 से 4 घंटा 15 मिनट घटाना होगा। 0 0 और ये 11 में 4 गए 7 और 47 घंटे चली है। 47 से इसको भाग कर देंगे, तो अब स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2640 अपॉन 47, तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, बताइए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरेगी ना। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। इसका ट्रिक क्या है, मित्र पर घमछा झार। क्या ट्रिक है, मित्र पर घमछा झार। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार इसको याद कर लीजिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ध्यान रखिएगा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ये प्रश्न हो गया। इसमें ये प्रश्न हिंदी वाला जो है वो गलत है, इंग्लिश का प्रश्न है। झूम कल्टीवेशन इस प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो झूम कल्टीवेशन कहाँ होता है, मिजोरम में होता है ना, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। झूम कल्टीवेशन, जो झूम खेती होती है वो मिजोरम में होती है। तो टेपियोकी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कशावा कहलाता है ना। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कशावा। ध्यान रखिएगा, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, कशावा है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, बताइए। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बिहार राज्य। निम्न में से किसमें विटामिन सी होता है, बताइए। विटामिन सी किसमें होता है, खट्टे फलों में होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। और एक प्रश्न अगर बन भी सकता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है। ध्यान रखिएगा, तो नींबू होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, वर्ली पेंटिंग इसको मैंने पढ़ा है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की कौन सी पेंटिंग है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग है। किसे भारत का ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, बताइए। किसे भारत का ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, तो लद्दाख को ना, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जानवर भालू जैसा दिखता है। इसको मैंने अभी आपको बताया कि स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है, लेकिन वह होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें देखना है कि हमें मिलाना है, हमें इसका मिलान करना है कि मनाली में, राजस्थान में पहले हम मिलाते हैं कौन से घर होते हैं,
मड से बने हुए घर होते हैं। लद्दाख में कौन से हैं? जो फर्श लकड़ी की होती है और छत लकड़ी की होती है और पत्थर से बने हुए घर होते हैं। असम में घर कैसे होते हैं? बैम्बू पिलर पे जो बने होते हैं, जो मांस पे खड़े होते हैं। और मनाली में पत्थर से और लकड़ी से बने होते हैं और जो छत होती है ऐसी तिरछी होती है। प्रश्न बना है कि विच टाइप ऑफ बीक बर्ड यूज टू टीयर एंड मीट। तो बताइए किस प्रकार के जो हुकदार होते हैं वो मीट खाने के लिए बने होते हैं। ध्यान रखिएगा। स्लॉथ वाला प्रश्न है, इसको मैंने आपको बता ही दिया। चलिए फिर आज का सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि कल आपकी ईवीएस की एक और मैराथन क्लास ले ली जाएगी। साथ ही अगर हमारे किसी भी सेशन का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारे सेशन की पीडीएफ मिलते रहें। चलिए फिर, धन्यवाद।